नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट से संबंधित कहानी प्रेमचंद के दुनिया का सबसे अनमोल रत्न पे आज बात करने आया हूँ। यह कहानी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें और इस चीज़ को तो नोट्स कर ले कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है तो उसको तैयार भी करना है। और मैंने इस पे अपने हाथों से नोट्स बनाया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, कहानी पढ़ के बनाया है और कुछ। इसीलिए अब आते हैं कहानी पर। प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहानी पर जाने से पहले मैं प्रेमचंद की पर बात करता हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी में, किस में हुआ था? उर्दू और फारसी में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलस्मी ए होसरुबा पढ़ लिया था। मतलब उनकी देखो 13 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या ज्ञान अर्जित करा था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए दोस्तों। 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1910 में उन्होंने अपनी सोजे वतन, मतलब राष्ट्र का विलाप है, सोजे वतन के बारे में पूछ सकता तो राष्ट्र का विलाप है, के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर के ने तलब किया। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। ठीक है दोस्तों, उर्दू में प्रकाशित होने वाला जमाना पत्रिका के संपादक और उनके मित्र मुंशी दयाल नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। 1907 ईस्वी में उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। उनकी कहानी 2 चरणों में बांटी जाती है, 1907 से 1925, 1925 से 1936। ठीक है दोस्तों, पहले चरण की कहानी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, जिसमें बूढ़ी कांग की पंच परमेश्वर है। और दूसरे चरण की कहानी की जब हम बात करते हैं तो आदर्शवाद धुंधला पड़ जाता है और कोरा यथार्थ कहानी को ढकने का प्रयास करता है, जैसे कफन और पूस की रात। उन्होंने 15 उपन्यास, 300 कहानियां और 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और लेख, संपादकीय पत्र आदि उन्होंने लिखा दोस्तों। इसीलिए प्रेमचंद अपने युग के एक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है, आगे और भी जानकारी देता रहूँगा। अब आते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये कहानी पाते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। पात्र पे आते हैं। पात्र है इसमें दिलफिगार, जो गरीब है, और दिलफरेब, सौंदर्य की देवी दिलफिगार प्रेम करता है। मतलब दिलफिगार किससे? दिलफरेब से प्रेम करता है। लड़का है एक जो फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा है। इस घोड़े को अरबी घोड़ा भी कहा है लेखक ने। काला चोर है, इसे फांसी की सजा सुनाई गई है दोस्तों। चौबदार दिलफिगार के धक्के देकर बाहर निकालता है। चौबदार जहाँ पे मतलब कि दिलफरेब की जो चौकीदार है उसको हजरत खिज्र एक मतलब कि भगवान का रूप दिखाया गया है। सिकंदर को कुएं का रास्ता दिखाने वाला और काला चोर को फांसी मतलब कि ये दिखाने वाला है। और सिपाही जो क्या है, वो हिंदुस्तान का सिपाही क्या है, तो वो जाट से राजपूत है। इसमें शहर मीनो संवाद का वर्णन किया गया है दोस्तों। किसका वर्णन किया? मीनो संवाद का। इसमें कौन से शासक का? सिकंदर का वर्णन किया गया है। अनमोल रत्न क्या है दोस्तों? अनमोल रत्न की जब हम बात करते हैं तो इसमें काला चोर का आंसू का कतरा है, सती की चिता की राख है दोस्तों। और तीसरा क्या है? सिपाही के सीने के से खून का आखिरी कतरा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कथा पे। कथा जो है वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कथा, इसका कथा क्या है और इसी के साथ साथ घटना भी हम देखेंगे, घटना की बात। घटना भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून का आंसू बहा रहा है। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। दिलफरेब ने उसे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी
है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। क्योंकि वो प्रेम करता है। मैं कहानी की स्टोरी अंत में बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से, और संक्षिप्त में बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाए। अभी जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कथा की घटना है, उस पर मैं बात बता रहा हूँ। अंत में सारी चीजें आपको ये पता हो जाएगी। तो मैं कथा बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप पहले ये देख लीजिए। दिलफिगार को चौबेदार ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया और वह 3 दिन तक मैदान में बैठा रहा। दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है सोच रहा। कारू का खजाना, अबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, ताकते तुस, परवेज का दौलत, यह चीज हरगिज नहीं है। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरे भी मददगार हो जाता। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता। मैं समुंदर की गीत, मतलब कि वो अनमोल रतन के लिए क्या क्या कर सकता है, वो चीजें इसमें बताई गई दोस्तों। पत्थर की दिल, मौत की आवाज, इन सब से भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल से, रहम की आवाज में से जरा भी परिचित न था। उसे काले चोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दिलफिगार ने आंसू की बूंद लेकर कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जब अबे हयात और जर्र परवेज सब न्यौछावर है। हजरत खिज, तुमने सिकंदर को अबे हयात कुएं का रास्ता दिखाया। मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो बेघर मुसाफिर हूँ। आली मुकाम जिब्रील, इससे भी गुहार लगाता दिलफिगार ने कितने ही जंगलों और वीरानों में खाक हाजी, कभी बर्फी स्थानी चोटियों में सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा। एक शाम नदी किनारे देखता है चंदन की चिता बना हुआ। दूसरे चीज अनमोल चीज है, मतलब कि चंदन चिता। दिलफिरेब ने कहा, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे के सोने कर देना चाहता, मतलब कि इसमें जो राख जो मतलब चिता की राख, ये दूसरा बेस उसके लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ठीक है दोस्तों। और पहला क्या था? पहले था मतलब कि पहला क्या है, खून के छींटे की रंगीन, उसका दिल केवल काला चोर का आंसू क्या है, तो दूसरा काला चोर का आंसू है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते दोस्तों। दूसरी सबसे दिलफिगार खुद खुशी के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। दिलफिगार को तभी हरे कपड़े का पहने हुआ एक हीर आसमां बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए उपस्थित हुए। हिम्मत बढ़ाने वाले सर बोला, तू मोहब्बत का दावा करता और तुझे इतनी भी स्वर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और हिम्मत ना हार और पूरब की तरफ जा जिसका नाम हिंदुस्तान है और तेरी आरज़ू पूरी। मतलब कि वो जो हरा तस्बीह वाला वो जा और यह कहकर वह हजरत खिज्र गायब हो जाता। मतलब कि वो भगवान थे। दिलफिगार देखता है यह लड़ाई का मैदान है, यह लाशे सुरमा सिपाहियों का है। वो हिंदुस्तान पहुंचता है तो वहां पे ये सारी चीजें देखता है। सिपाही कहता है कि हमारे बाप दादा के देश में आज हमारे हाथ निकल गए और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसा जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही ने इसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकलता है दोस्तों। दिलफिगार सोचता है इस खून की बूंद को आगे यमन का लाल ही हेच है। दिलफिरेब कहती है कि आज से तू मेरा मालिक और मैं, मतलब कि वो खून का कतरा लेके
चला जाता है। तो वो कहता है वो खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आप कथा की बात में कर ले थोड़ा दोस्तों, ठीक है। कथा जो हम जब भी कथा की बात करते हैं तो कथा में क्या है, ये अनमोल चीज़ों की बात होती है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कौन सी है। तो इसमें दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है दोस्तों, तो वो 3 चीज़ें हैं। एक तो काला चोर का आंसू का कतरा, सती की चिता की राख और सिपाही के सीने के खून। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, सिपाही के खून। इसमें 2 पात्र महत्वपूर्ण, दिलफिगार और दिलफरेब। लड़का जो फर्जी घोड़ा जो इस पे मतलब कि मैं थोड़ा बताता हूँ। दिलफिगार जो है वो प्रेम करती है दिलफरेब से, तो वो प्रेम करती है तो वो कहता है कि ना मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दिलफरेब कहती है कि अगर तू मुझे से प्रेम करता है तो तू दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ला के दे मुझे। तो वो जाता है अनमोल चीज़ लाने के लिए, तो बहुत दिनों तक भटकता रहता है। तो उसे एक चोर को फांसी की सज़ा सुना दिया होता है, तो वो जाता है फांसी की सज़ा पर। तो चोर ना जब सूली पे चढ़ रहा होता है तो उसे उतारा जाता है। कहता है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश रहती है कि बच्चे के जो छोटा वाला बच्चा होता है उससे मिलके थोड़ा मिलता है, क्योंकि उसको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है उसको देख के। और फिर वो उससे मिलता है, जैसे मिलता है तो उसको अपनी सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती है और वो रोने लगता है। तो वो आंसू का कतरा जो है वो पहला अनमोल रतन होता है। फिर वो अपने प्रेमिका के पास लाता है, दिलफरेब के पास। वो कहता है ये सबसे अनमोल चीज़ नहीं है, तू और कोई दूसरा ला। तो वो जाता है दोबारा फिर से ढूंढने के लिए। तो वो ऐसी नदी किनारे लेटा रहता है तो उसे एक दिखता है कि मतलब कि चिता दिखता है, मतलब कि सती की चिता, जिस पे वो अपने पति को सर पे मतलब जांघों पे सर रखे हुए लेटी है और वो खुद पे खुद आग लग जाता है। तो वहाँ से वो राख उठा लेता है, कहता है कि नहीं ये रहा। तो दूसरी बार जब लाता है तो वो पहली बार तो उसे अपनी झलक नहीं दिखाता है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही लाता है दिलफिगार तो दिलफरेब उसे अपने सौंदर्य का झलक दिखाता है। तो कहता है ये भी अनमोल चीज़ नहीं है, कोई तू दूसरा लेका। ये चीज़ देख के कि दिलफिगार को बड़ी ही धक्का लगता है। वो वहाँ से उठता है, कहता है मैं मर ही जाऊँगा। पहाड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ से कूदने ही वाला होता है कि एक हजरत खिज़र, जैसे कि जो सिकंदर को रास्ता दिखाया था वैसे ही एक भगवान उनको रास्ता दिखाने के लिए आता। कहता है तू मर रहा है, अगर तू मरना ही चाहता है तो मोहब्बत का दीवाना का वो मतलब कि एक लाइन बहुत अच्छी है दोस्तों। और कहता है कि तू मरने से क्यों डरता है। कहता है ना कि वो मर्द बन, हिम्मत बन, ना हार और पूरब की तरफ जा जिसका नाम हिंदुस्तान। तो वो फिर वो हिंदुस्तान में आता है। तो यहाँ पे सिपाही का खून का कतरा, आखिरी कतरा गिर रहा होता है। तो उसकी मतलब कि उसे देख के ना सिपाही फिर से मरने ही वाला होता है, लेकिन उसे देख के वो सतर्क हो जाता है, लगता है कि ये दुश्मन है। जब वो अपना आशीष झुकाता है तो वो फिर ना ठीक से कहता है कि आप तो आतिथ्य हो, अब तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें कहानी चलती है। तो फिर वो मरता है तो आखिरी कतरा उसके सीने से निकलता है, तो वो लेके आता है किसके पास, दिलफरेब के पास। तो दिलफरेब कहती है ये तो मतलब कि उसे वो आखिरी कतरा लगता है कि यही सबसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और वह उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी ही बीवी बन के रहूँगी। और इससे क्या होता है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ उसको मिल जाती है। कहानी में यही और उस समय की स्थिति का, दयनीय स्थिति का बताया गया कि हमारा देश गुलाम है। और वो क्या है, कहता भी एक जगह है कि हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया, इस वक्त हम बेवतन हो गए। मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि हमारा देश उस वक्त गुलाम था और वो किसके, अंग्रेजों को हाथ में था। कहानी का समाप्ति होती है दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।